जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं रीट लेवल फर्स्ट की चेकलिस्ट के बारे में। तो आपको चेकलिस्ट किस प्रकार से तैयार करनी है इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा। आप वीडियो को पूरा देख लें, उसके बाद में आपका कोई भी डाउट है वो शेष नहीं रहेगा। हर एक डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। किस प्रकार से सेट तैयार करने हैं ये वीडियो देखने के बाद में आपको कहीं पर भी कुछ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चैनल पे पहली बार विजिट करे हो तो सभी से रिक्वेस्ट है मेरी, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मेरे ख्याल से वीडियो अगर पूरा देख लोगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। अब देखो वीडियो शुरू कर लेते हैं। हम चेकलिस्ट के लिए रहेगा केवल वीडियो, इसमें हम पूरी चेकलिस्ट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात ये आती है कि जो चेकलिस्ट है वो आज नई जारी हुई है, ठीक है। बीकानेर शिक्षा निदेशालय ने जारी किया रीट लेवल फर्स्ट के लिए अलग से चेकलिस्ट, और लेवल 2 के लिए चेकलिस्ट है वो अलग से आएगी। तो जो पुरानी पहले हमने ग्रुप में उपलब्ध करवाई थी और जहां से भी आपने देखा होगा वो क्या थी, पुरानी चीज थी जो दोनों के लिए कॉमन थी। लेकिन इसमें क्या लिखा है, प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक किसके लिए होता है, रीट लेवल फर्स्ट के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपको एक एक बिंदुवार में बता दूंगा। इसमें सबसे पहले आपको आपका जिला यहां पर लिखना है, दस्तावेज सत्यापन का जिला, ठीक है। यहां पर आपको अपना होम डिस्ट्रिक्ट भरना है, ठीक है। उसके बाद में हम आपका रोल नंबर आएगा, जो आपका एग्जाम लगा था उस टाइम जो आपके प्रवेश पत्र के अंदर रोल नंबर थे वो यहाँ पे आपको लिख देने हैं। यहाँ पर आपका गृह जिला जो आपको साला दर्पण में शो हो जाएगा, जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो वो वहाँ पर आपका गृह जिला जो आपने भरा है, फिल किया है, वो यहाँ पे भरना है। उसके बाद में रोल नंबर आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर लिखा है पद। तो इसमें देखो लिखना तो कुछ नहीं है, केवल क्या करना है, आपको टिक करना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉर्म पास में रख लेना, जब भी आप तैयार करो ना सेट, तो इससे हिसाब से आप भरते रहना। अब इसमें पूछा है पद, आपका पद क्या है, अध्यापक लेवल प्रथम। ये तो सबके लिए कॉमन है, लेवल फर्स्ट वालों के लिए। उसके बाद अगर आप सामान्य से बीएसटीसी किया है, बीएसटीसी आपने सिंपल जो आप एग्जाम लगते हैं उसके बाद में कॉलेज आपको मिलता है, इस हिसाब से बीएसटीसी किया है तो क्या करोगे, सामान्य। लेकिन अगर आपने बीएसटीसी किया है स्पेशल बीएसटीसी तो आप यहां से कर देंगे विशेष शिक्षा, ठीक है। अब विशेष शिक्षा के अंदर आप कौन सी विशेष शिक्षा की है, एमआर, वीआई, एचआई। तो जिस श्रेणी से आप आते हो वहां पे आपको क्या करना है, गुड का निशान लगाना है, राइट मार्क लगा देना है, ठीक है। ये होगी 3 बात। उसके बाद में आपका क्षेत्र कौन सा है, आप नॉन टीएसपी से आते हो या टीएसपी से आते हो, तो वहां पर आपको क्या करना है, ऐसे राइट गुड का निशान लगा देना है, ठीक है। आधार क्रमांक आपको लिखने हैं, जो भी आपका आधार कार्ड है उसके यहाँ पे क्रमांक लिख देने, जो आपको फ्रंट में मिल जाएंगे। आवेदन क्रमांक कौन सा लिखना है, जो आपने रीट मेंस के लिए फॉर्म फिल किया था, रीट मेंस के लिए आपने फॉर्म फिल किया था वो वाले यहाँ पे आवेदन क्रमांक लिखने हैं। बाकी अलावा जो स्क्रूटनी फॉर्म वगैरह के थे वो नहीं, आपने जो रीट मेंस के लिए जो फॉर्म अप्लाई किया था उस वाले। पिता का नाम, यहाँ पे आपके पिता का नाम लिखना है। अभ्यर्थी का नाम, अब देखो पिता के नाम में आपको पिता का नाम ही लिखना है, चाहे जो जैसे कि कोई विवाहित है तो आपके पिता का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। अभ्यर्थी का नाम, जो भी आपका नाम है, जन्म तिथि आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में माता का नाम इस बॉक्स में आ जाएगा, ठीक है। ये तो कॉमन है, देखो सबको पता है। अब यहाँ पे वर्ग या श्रेणी, अब यहाँ पे आपको बताना है कि आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, जनरल से हो, एससी से हो, एसटी से। तो जिस भी श्रेणी से आप आते हो उस पर क्या करना है, आपको ऐसे राइट का मार्क लगाना। जैसे जनरल कैटेगरी से तो उसको यहाँ पे कर देना है, ईडब्ल्यूएस से है तो यहाँ से कर देना है, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई विशेष श्रेणी से है, जैसे ऐसी महिलाएं जिनके पति की डेथ हो चुकी है तो वो विधवा के ऊपर लगा दे, अगर आपके डॉक्यूमेंट है और आपने इसी श्रेणी से आपका सिलेक्शन हुआ है। अगर कोई महिला है वो तलाकशुदा है तो भी यहाँ पर लगा सकती है। इस प्रकार से आपको करना है, ठीक है। राइट मार्क करना है केवल। यहाँ पे आपका लिंग बताना है, आप मेल हो या फीमेल हो, ये आपको लिखना है, पुरुष या महिला। हिंदी में आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश में भरना जरूरी नहीं है, ये आप हिंदी में लिख सकते हो। और इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी आप ये डाटा लिख सकते हो। जमा आवेदन शुल्क, जो आपने स्क्रूटनी फॉर्म में एसएसओ आईडी पे जो आपने फॉर्म फिलअप किया उस टाइम आपने कितने की रिसिप्ट कटवाई, पेमेंट कितने का कटा है, वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद में 12वीं परीक्षा का आपका माध्यम क्या रहा, आपने 12वीं क्लास है वो हिंदी मीडियम से किया है या इंग्लिश मीडियम से, या कोई और आपकी श्रेणी है तो उससे भी, तो यहाँ पे आपको लिखना है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी मीडियम के हैं तो यहाँ पे क्या लिखना है, हिंदी, और मीडियम आगे लिखा हुआ है। यहाँ पे स्नातक परीक्षा, अगर आपने बीए, बीएससी या एमकॉम, बीकॉम किया है तो आपको इसका बताना है माध्यम, आप इंग्लिश मीडियम से किया है या हिंदी, तो यहाँ पर आपको लिख देना,
ठीक है, ये बात हो गई ऊपर की। अब आती है दस्तावेज जो आपको यहां पे अटैच करने हैं। ठीक है, कौन कौन से दस्तावेज अटैच करने हैं वो आपको देखो। ये वाला बॉक्स आपको कुछ नहीं करना है इस वाले बॉक्स में। ये किसके लिए? जांच दल के लिए। ऊपर लिखा हुआ है सत्यापन दल के उपयोगार्थ। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको ये 2 लाइन भरनी है आपको। ठीक है, अब इन 2 लाइन में क्या लिखा है? एक तो लिखा है संलग्न संख्या और संलग्न स्व प्रमाणित है या नहीं है। तो जितने भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करोगे उसमें क्या होने चाहिए? आपके सिग्नेचर होने चाहिए, जो क्या हो जाता है फिर स्व हस्ताक्षरित। आप सभी डॉक्यूमेंट जितने भी आप लगाओ उनमें आपके सिग्नेचर होने जरूरी है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है यहाँ पे? हाँ, सभी। टोटल बॉक्स में क्या आ जाएगा यहाँ पर? हाँ लिखना है सभी को। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं छोड़ना है जिसपे आपके सिग्नेचर ना हो। तो इस पूरे बॉक्स में जहां तक नीचे तक जाएगा सब में क्या करना है अपने को? हाँ हाँ हाँ, सभी में। उसके अलावा ये संलग्न संख्या है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखो, सबसे पहले आपको लिखना है ऑनलाइन आवेदन की प्रति। तो आपने जिस टाइम रीट मेंस के लिए, रीट मेंस का एग्जाम देने के लिए जो आपने फॉर्म फिल किया था, उसकी आपको ई मित्र वाले ने क्या दी थी? एक पेपर दिया था, एक पीडीएफ आपको प्रिंट निकाल के दिया था कि ये आपका आवेदन है। तो वो यहां पर आपको अटैच करना है। 1 नंबर उस पर संलग्न संख्या 1 लिखनी है। इसके 1 नंबर है ना, तो 1 नंबर पे ऑनलाइन आवेदन कौन सा? रीट मेंस का जो अपना एग्जाम लगा था उससे पहले फॉर्म भरवाए थे वो वाला 1 नंबर लिखना है। और आगे क्या लिखना है? हाँ, और इस पर भी आप हस्ताक्षर कर देना। विस्तृत आवेदन की प्रति ये कौन सी है? जो आपने एसएसओ आईडी पे जो आपने फॉर्म फिल किया था, वो जब अभी किया है ना एसएसओ आईडी पे सभी ने स्क्रूटनी फॉर्म, तो उसकी आपको क्या लगाना है? प्रिंट आपको 2 नंबर पे लगाना है और आगे आपको क्या कर देना है? हाँ लिख देना है। 2 चीज हो गई, सबके लिए कॉमन है, चाहे आप कोई भी श्रेणी से बिलोंग करते हो, कुछ भी क्या कुछ भी हो। लेवल फर्स्ट के लिए जो एलिजिबल है, जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो, दोनों के लिए क्या है? ये फिक्स है, दोनों सबको भरना है। 3 नंबर में आ जाएगा आधार कार्ड की फोटोकॉपी। आधार कार्ड की फोटोकॉपी निकलवा लेनी है, हो सके उतने रंगीन के आप निकलवा लेना जो आपका आधार कार्ड होता है। आप अगर किसी का पीवीसी कार्ड पे बना हुआ है, ठीक है, वो कृपया आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जो आपका कागज वाला जो आधार कार्ड आता है ना, उसकी निकलवा लें। क्योंकि डिजिटल वाले पे क्या होता है, कुछ बार आपका जो स्कैनर होता है ना वो काम नहीं करता, जो बारकोड वहाँ पे दिया हुआ है, क्यूआर कोड जो वहाँ पे होता है। तो फोटोकॉपी निकलवाएं, उसके बाद में उसमें सिग्नेचर कर दे, ओरिजिनल आपको नहीं देना। तो 3 नंबर हो जाएगा आधार कार्ड की फोटोकॉपी। उसके बाद में आपको 10वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट और साथ साथ में आपको क्या लगाना है? उसकी डिग्री। अब जिनके मार्कशीट 10वीं वाली मार्कशीट जिनके साथ में डिग्री है, जैसे 2012 के बाद अगर किसी ने 10वीं की है तो उसके क्या मिलेगा? 10वीं की मार्कशीट के बैक साइड में आपको क्या मिल जाएगी? डिग्री मिल जाएगी। ठीक है, तो वो दोनों क्या करना है? दोनों साइड से प्रिंट निकलवा लेना, दोनों पे सिग्नेचर करना और यहाँ पे आपको 4 नंबर लिख के और क्या कर देना है? हाँ कर देना है, 10वीं वाली। अब जिनके पास मार्कशीट की डिग्री नहीं है उनको क्या करना है? क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट थे। अब देखो, सबसे पहले बात तो ये आती है कि अगर आपके पास नहीं है तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विजिट करें या जिस बोर्ड से आपने किए वहाँ से आप लेकर आ जाए। डिग्री वो नहीं देते तो प्रोविजनल लेके आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका चलेगा। और अगर फिर भी किसी कारणवश नहीं है तो उसमें इतना हो सकता है आप एक नोटरी से स्टाम्प लिखवा लें कि इस वजह से मेरे पास वो नहीं है, तो वो आपको वहाँ पर जाओगे तो समय देंगे, या हो सकता है पहले मान लें, अगर नहीं माने तो आपको समय देंगे और आपको सॉल्यूशन बता करके समय देंगे कि आप ये करके ले आओ। ठीक है, ये बात होगी। अब जिनके पास 10th की मार्कशीट प्रोविजनल है वो भी बिल्कुल चलेगा, उसके लिए स्टाम्प लिखवा लेना। जिसने डुप्लीकेट लिया ना तो वो स्टाम्प लिखा लेना, बाकी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन स्टाम्प आप लिखवा लेना, आपको घूमना नहीं पड़ेगा। ये हो गई 10वीं की मार्कशीट। 5 नंबर पर है उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र। यहाँ पे 12वीं की मार्कशीट लगानी है और साथ में उसकी डिग्री लगानी है और हस्ताक्षर करने, फोटोकॉपी लगानी है। सारे डॉक्यूमेंट आपको फोटोकॉपी देनी है। ठीक है, ओरिजिनल आपको साथ ले जाना है, सेट में नहीं लगाना है। उसके बाद में उच्च माध्यमिक परीक्षा के अंदर आपका कितने नंबर का पेपर होता है टोटल? जैसे 5 सब्जेक्ट होते हैं तो 5 कितने नंबर के हो जाएंगे? 500 नंबर के। 500 नंबर में से आपके कितने मार्क्स आए? जैसे किसी के 400 आते हैं तो प्राप्तांक कितने? 400। अब परसेंटेज यहाँ पे आपको लिख देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो संलग्न संख्या ये आपको नहीं लगानी है, इसमें खाली छोड़ना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिजल्ट आपसे पूछा है। उसके बाद में स्नातक, जिसने भी बीए कर लिया, जो बीएसटीसी करके जो रीट लेवल फर्स्ट में लगे हैं, तो जिसने भी बीए किया है, तो बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, तो जिसने भी अपने रीट फॉर्म भरते टाइम, जब आप आपने रीट का फॉर्म भरा था एग्जाम से पहले, उस टाइम अगर आपने दिखाया है कि मैंने बीए कर रखा है, तो आपको 3 साल की मार्कशीट लगानी है, साथ में लास्ट में डिग्री मिलती है वो भी आपको लगानी है।
ठीक है, ये आ जाएगा। जिनके सेमेस्टर चलते हैं तो आपका सेमेस्टर में जो भी आपको प्रमाण पत्र वगैरह मिलते हैं वो सारे आपको यहाँ पर लगाने और सब में आपको क्या करने हैं, हस्ताक्षर करने। फाइनल की नहीं लगानी, केवल 3 साल की मार्कशीट आपको यहाँ पर लगानी होगी। जिनके डिग्री नहीं आई है वो यूनिवर्सिटी विजिट कर लें या अपने कॉलेज विजिट करें, वहाँ से आपको मिल जाएगी। पहले कॉलेज में पूछ लें, उसके बाद वहाँ पर नहीं मिले तो आप यूनिवर्सिटी चले जाएँ, वहाँ पर आप एक प्रार्थना पत्र दें, आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है 8 नंबर पे आपके बीए, बीएससी या बीकॉम में टोटल कितने नंबर का पूर्णांक है 3 सालों का, कितने नंबर आपको मिले और आपके परसेंट कितने, वो यहाँ पे लगाना और ये क्या छोड़ना है, खाली, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ नहीं लगाना। उसके बाद बारी आती है, देखो अब ये 8 जो पॉइंट है ना, ये सबके लिए कॉमन है। क्या है, सबके लिए। इसमें से देखो जिसने बीए, बीकॉम, बीएससी नहीं किया है उनके लिए तो ये भरना नहीं है, ना ही आपको ये मार्कशीट देनी है, ना ही ये आपको करना है। तो 6 पॉइंट तो सबके लिए कॉमन है। जिसने भी रीट लेवल फर्स्ट से जो 2 गुणा सूची में जिनका नाम है, ये 6 के 6 कॉलम आपको जरूरी है। ये 6 कॉलम कोई भी इसको खाली नहीं छोड़ेगा, सबके लिए कॉमन है। अब बारी आती है 7 और 8 की। तो जिसने भी फॉर्म फिल करते टाइम दिखाया है कि मैंने बीए किया है या बीएससी किया है या बीकॉम, तो आपको यहाँ पे मार्कशीट लगानी और प्राप्तांक तो ये आपको भरना है, खाली नहीं छोड़ना। ठीक है, अब 9 नंबर पर बारी आती है अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए बीएसटीसी या बीएड जो भी आपने किया है उसकी आपको दोनों साल की मार्कशीट लगानी है और उनको हस्ताक्षर करके और यहाँ पे क्या लिखना है, हाँ लिखना है। ठीक है, उसके बाद में 10 नंबर पर राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 या 22 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। तो जो भी आपने पात्रता परीक्षा पास किया जिसने 2021 वाले में कर ली थी, क्योंकि लेवल फर्स्ट के लिए दोनों साल की मान्य है ना, तो आप वो आपका रीट पात्रता प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी हस्ताक्षर करके आपको लगा देनी है। और 11 नंबर पर है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम या लेवल द्वितीय या दोनों स्तर में। ठीक है, अब जिसने भी पात्रता परीक्षा दोनों स्तर से पास किया, लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों से, तो आप यहां पे आपको क्या लगा सकते हो, पात्रता प्रमाण पत्र आप लगा सकते हो। ये आपसे 11 नंबर में पूछा। ठीक है, अब बारी आती है 12 राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आगे प्रथम लेवल प्रथम के प्राप्तांक कितने और प्रतिशत कितने, आपके पात्रता परीक्षा में कितने नंबर बने हैं और परसेंट कितने बने, ये आपको दर्शाना है यहाँ पे। तो ये भी आपके सबके लिए कॉमन है, ये आपको भरना है। ठीक है, अब बारी आती है अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के लिए पद के लिए डीएल में प्रवेश तिथि। इसके लिए आपको क्या करना है, आपके कॉलेज की जो एडमिशन स्लिप है, जिस टाइम आप कॉलेज बीएसटीसी करना शुरू किया था उस टाइम आपने जो डॉक्यूमेंट वहाँ पे कॉलेज में जमा कराए थे, उस दिन आपको स्लिप दी थी कि यहाँ पे हमारे कॉलेज में आपका एडमिशन हो गया है, तो वो यहाँ पे रिसिप्ट लगानी है। जिसके पास नहीं है उसको क्या करना है, अपने कॉलेज में जाना है, एक लेटर पैड के ऊपर लिखवा के आप ले आएँ, वो आपकी मान्य होगी। ठीक है, अब मैंने काफ़ी कमेंट पढ़े थे कि सर हमारे चरित्र प्रमाण पत्र में वो डेट लिखी हुई है, तो चरित्र प्रमाण पत्र वाली डेट है वो कॉलेज जाके वहाँ से लिखवा के ले आए और कॉलेज संस्था की मोहर लगवा के ले आए, मान्य हो जाएगी। उस पर आपको हस्ताक्षर भी करना है और यहाँ पर आपको लगा देना है। ठीक है, उसके बाद बारी आती है 14 नंबर। अब 14 नंबर पॉइंट उन्हीं के लिए जिन्होंने स्पेशल बीएसटीसी जिन्होंने किया है उनके लिए, और वो भी कौन से पद के लिए, देखो यहाँ पे दे रखा है एमआर, एचआई और वीआई। जिसने भी जो भी आपका बीएसटीसी आपने किया है उसको भरना है, बाकी जिन्होंने सीधी सामान्य बीएसटीसी किया है उसको ये बॉक्स क्या करना है, खाली छोड़ना है, तो आपके काम का ये नहीं है। अध्यापक लेवल प्रथम विशेष शिक्षा पद के लिए प्रवेश तिथि, तो जिन्होंने स्पेशल बीएसटीसी किया है उनकी प्रवेश दिनांक लगेगी यहाँ पे, तो ये भी आपको जो सामान्य बीएसटीसी किया है उनको खाली छोड़ने ये दोनों बॉक्स। अब जिन्होंने स्पेशल किया है उनको ऊपर वाले क्या छोड़ने हैं, ये वाला क्या छोड़ना है, आपको खाली छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद में जिन्होंने स्पेशल बीएसटीसी किया उनके लिए जरूरी है आरसीआई द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, जो आपका आरसीआई में रजिस्ट्रेशन होता है कंप्लीट होने के बाद में, वो यहाँ पे प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और साथ में यहाँ पे उसको हस्ताक्षर करके लगाना। ये बात होगी स्पेशल वालों के लिए। अब देखो ये 3 कॉलम जिन्होंने सामान्य बीएसटीसी किया उनके लिए क्या करना है, खाली छोड़ना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। अब बारी आती है 17 नंबर मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति। तो आपका राजस्थान निवासी होने का सबूत होता है आपका मूल निवास, उसकी फोटोकॉपी निकलवानी है, हस्ताक्षर करने हैं और यहाँ पर आपको लगा देनी है। सबके लिए जरूरी है। अब जिनका अदर स्टेट है, ठीक है, अब अदर स्टेट वाले यहाँ पे आप अपने स्टेट का मूल निवास लगा सकते हो। ठीक है,
लगा देना बेटर रहेगा, और अगर आप खाली भी छोड़ दोगे इसको तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा, आपके पास कितना भी पुराना है, कभी का है, आप अपना यहाँ पे मूल निवास लगा दें, फोटोकॉपी करवा के, बढ़िया रहेगा। उसके बाद में अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र। अब ये टीएसपी एरिया वालों के लिए, बाकी के लिए नहीं है, तो इसको बाकी जो टीएसपी एरिया के अलावा नॉन टीएसपी के हैं और अदर स्टेट वाले हैं, उनको क्या छोड़ देना है, ये खाली छोड़ देना है। ठीक है। 19 नंबर पॉइंट है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम और असेस सर्टिफिकेट। तो ये केवल ईडब्ल्यूएस के लिए, बाकी को सबको खाली छोड़ देना। यहाँ पे आपका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र लगाना है, उसको हस्ताक्षर करने, फोटोकॉपी करवा के, और ये यहाँ पे लगा देना है। ठीक है। अब आता है 20 नंबर। 20 नंबर पे आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है, केवल किनको, जो आरक्षित वर्ग से आते हैं ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, जैसे कि ओबीसी से, एमबीसी से, एससी और एसटी और शहरिया, इनको अपना यहां पर क्या लगाना है, जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी हस्ताक्षर करके, ओरिजिनल नहीं लगाना है, फोटोकॉपी लगाना है। बाकी जनरल और उनके लिए खाली छोड़ देना है। 21 नंबर में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र 17/10/2022 के द्वारा शपथ पत्र। तो 21 नंबर पे उन्हीं को शपथ पत्र लगाना है जिनका जाति प्रमाण पत्र या तो 1 साल से ज्यादा पुराना है, या अभी जिन्होंने नया जाति प्रमाण पत्र बनवाया है, या आप उनके लिए जो आपने शपथ पत्र जो बनवाया है वो यहाँ पे क्या करना है, अटैच करना है। अब जिनका जाति प्रमाण पत्र अंतिम तिथि से पहले का और अभी भी वैलिड है, जिनको 1 साल से ज्यादा समय बने हुए नहीं हुआ है और 19/1/2023 से पहले का है, तो उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाना है, आपको केवल इस वाले में जाति प्रमाण पत्र लगाना था। ठीक है। अब यहाँ पर शपथ पत्र, ईडब्ल्यूएस वाले भी यहीं पे शपथ पत्र लगाएंगे। जो आपका ईडब्ल्यूएस अगर 3 साल से पुराना हो गया तो आपको यहीं पर लगाना है। अगर आपने ईडब्ल्यूएस अभी बनाया तो भी जो शपथ पत्र है वो यहां पर लगाना है। ठीक है। जनरल वाले खाली छोड़ देंगे इसको। आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों महिला तथा पुरुष से इस आशय की सब घोषणा की वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान के मूल निवासी है। तो 22 नंबर वाला जो कॉलम है वो केवल किसको भरना है, केवल उनको भरना है जो क्या है, आरक्षित वर्ग से हैं, उन्हीं को भरना है, बाकी किसी को नहीं भरना है। ठीक है। जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इनको यहां पर लगाना है। 22 नंबर वाला जो कॉलम है वो, बाकी किसी को नहीं लगाना है। ठीक है। 22 नंबर वाला कॉलम केवल उन्हीं को लगाना है जो आरक्षित वर्ग से आते हैं। उनको इस आशय में एक शपथ पत्र देना है कि हम राजस्थान के मूल निवासी हैं, इस शपथ में। बाकी अदर स्टेट वालों को ये खाली छोड़ देना। जनरल वाले भी इसको खाली छोड़ सकते हैं क्योंकि आप कोई आरक्षण का लाभ नहीं उठा रहे हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए भी ये जरूरी नहीं है। ठीक है। केवल जो राजस्थान में होकर के ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, शहरिया जो भी हैं, उन सबको यहाँ पे आपको एक घोषणा पत्र, 100 घोषणा पत्र बनवाना है, जो फॉर्मेट आपने देख लिया होगा अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो वो लिखा करके आपको अटैच करना है। जनरल के लिए और अदर स्टेट वालों को नहीं बनवाना। विधवा की स्थिति में स्वयं की 100 घोषणाएं, पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित पति से लिंक दस्तावेज या साक्ष्य की प्रतियों आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने संबंध भी। तो देखो 23 नंबर उन्हीं को भरना है जो महिलाएं हैं, वो विधवा है, जिनके पति की मृत्यु होगी, उन्हीं को भरना है, बाकी किसी को नहीं भरना है। यहां पे आपको क्या लगाना है, आपके पति का डेथ सर्टिफिकेट। ठीक है। साथ ही अगर डेथ सर्टिफिकेट में आपका नाम साथ में है तब तो आपको केवल डेथ सर्टिफिकेट लगाना है। अगर डेथ सर्टिफिकेट में आपका नाम नहीं है तो आपके पति का लिंक दस्तावेज, मतलब अगर आपके आधार कार्ड में आपके पति का नाम है तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी साथ में लगा देना। अगर आपके जन आधार कार्ड में आपके पति का नाम आपके साथ है तो उसकी एक फोटोकॉपी लगा देना। और अगर आपका और कोई भी डॉक्यूमेंट है, मूल निवास में, जाति में, कोई भी ऐसा प्रमाण पत्र जिसमें आपके पति का नाम है, ऐसा एक दस्तावेज आप लगा देना, जैसे राशन कार्ड में भी। ठीक है। केवल किसको भरना है, विधवा जो महिला है उनको, बाकी के लिए खाली छोड़ना है। और ये भी उनको एक शपथ पत्र भी देना है। देखो ये पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी 100 घोषणा पत्र, उनको एक शपथ पत्र लिखवाना है कि आप इस तारीख तक, जिस दिन आपका डीवी जिस दिन हो रहा है ना, जिस दिन आपके जिला मुख्यालय ये खाली छुड़वा लेना जगह, या आप डेट डलवाना चाहो तो उस टाइम जब आपका डीवी शेड्यूल जारी हो जाए उसके बाद में बनवा लेना ये 100 घोषणा पत्र कि मैंने किसी दूसरे से शादी नहीं की है और मैं अभी क्या हूं, विधवा कैटेगरी से ही हूं। ये आपको क्या बनवाना है, 100 घोषणा पत्र। और उसके बाद में देखो 24
24 नंबर किन के लिए है? तलाकशुदा महिलाओं के लिए। उनको क्या लगाना है? एक तो अपनी डिग्री लगानी है और साथ ही साथ अभी तक जिस दिन आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओ उस दिन तक की तारीख में आपको यह बनवाना है कि मैंने किसी दूसरे से शादी नहीं की है। इसका 100 घोषणा पत्र भी आपको लगाना पड़ेगा, जो आप स्टाम्प पेपर में बनवा सकते हो 50 रुपए के। नोटेरी वाला अपने आप लिख देगा, किसी से कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। 100 घोषणा पत्र आपको नोटेरी वाला अपने आप लिख करके दे देगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी हो रहा है, बाकी आपके अलावा बहुत सारी वैकेंसी चलती रहती है और उनका काम है ये लिखना, तो उनको पता होता है क्या लिख के देना, तो वो अपने आप लिख देंगे। ये हो गया तलाकशुदा महिलाओं के लिए। तो ये स्पेशल कॉलम है, बाकी जो इनसे बिलोंग नहीं करते उनको खाली छोड़ना है। उसके बाद में संतान संबंधी 100 घोषणा पत्र आपको देना है। ठीक है, सबको 100 घोषणा पत्र बनवा लेना है। अब 100 घोषणा पत्र आपको एक पेज में भी बनवा सकते हो सभी। अब एक पेज पर आप बनवाओगे तो सभी के लिए अलग अलग कॉलम है, तो उसमें आप एक ही वही जो आपने जिस नंबर पे आप लगा रहे हो 100 घोषणा पत्र, वो क्या कर देना, उस पर नंबरिंग कर देना और वही नंबर सब में लगा देना। अब ये आ जाएगी ना कि सर ये घोषणा पत्र हो गया, विवाहित न दहेज न लेने संबंधी 100 घोषणा पत्र हो गया, आप इनके नंबर कैसे डालें? तो जो एक पेज पे बना रहा है वो एक नंबर सभी में डाल देना। ठीक है, जैसे आप 23 नंबर करवा रहे हो उस पर, तो 23 नंबर सभी में डाल देना जितने भी हैं। बाकी आप स्टाम्प वाला बना लें तो भी चलेगा, अलग अलग व्हाइट पेज के ऊपर टाइप करवाओगे तो भी चलेगा, और आप एक पेज को निकलवा के उसमें पेन से भर के करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, विवाहित होने पर अब दहेज न लेने संबंधी 100 घोषणा पत्र किसके लिए है? जो विवाहित है, कि हमारा विवाह हो गया था, उस टाइम ना तो हमने दहेज लिया था और ना हमने मांग की थी। ठीक है, ये केवल विवाहित के लिए, अनमैरिड के लिए ये जरूरी नहीं है, खाली छोड़ देना। उसके बाद में 25 नंबर है भूतपूर्व सैनिकों के लिए। 26 नंबर है भूतपूर्व सैनिक में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में 100 घोषणा पत्र। तो ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए, बाकी के लिए आपको खाली छोड़ देना है। ये उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए, दिव्यांग श्रेणी के लिए ये 28 नंबर वाला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निश्चितता का प्रमाण पत्र आपको लगाना है, और 29 नंबर आपको सभी को लिखवाना है, कोई भी कैटेगरी से हो आप, चाहे महिला हो पुरुष हो कोई भी हो। आपराधिक प्रकरण न होने का 100 घोषणा पत्र तथा आपराधिक प्रकरण होने पर FIR मान्य न्यायालय के आदेश की 100 प्रमाणित प्रति। तो आपको एक 100 घोषणा पत्र लिखवाना है कि भाई मैं आज के टाइम तक मेरे पे कोई भी मैंने अपराध नहीं किया है, ना मेरे खिलाफ कोई भी ऐसा केस दर्ज है जो जिस पे मेरे पे कार्रवाई हो सके। तो ये आपको 100 घोषणा पत्र आपको लिखवाना है, उस पर सिग्नेचर करना है और यहाँ पे अटैच कर देना है। राजकीय सेवा या उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये उनके लिए जो फिलहाल राजकीय सेवा में कर्मचारी है, जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, उनके लिए उनको अपना NOC प्रमाण पत्र लगाना है जो आपका विभाग देगा। बाकी के लिए क्या करना है, खाली छोड़ देना है। अब 31 नंबर में आता है आवेदन 2.5 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है। उस संबंध में जिन्होंने भी आय 2.5 लाख रुपए से कम भरी है उनको यहाँ पर अपना क्या कर लगाना है, एक आय प्रमाण पत्र लगाना है, जो कि आपको एक सेट में तो ओरिजिनल और दूसरे सेट में आपको फोटोकॉपी लगानी है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों सेट में भी फोटोकॉपी लगा सकते हो और उसमें आपके हस्ताक्षर किए हुए होने चाहिए। ये उन्हीं के लिए, केवल 2.5 लाख रुपए वालों के लिए, बाकी के लिए खाली छोड़ देना। 32 नंबर सभी के लिए जरूरी है, शैक्षिक और प्रशैक्षिक योग्यताओं के संबंध में। आप कोई भी कैटेगरी किसी से प्रकार के हो तो आप सबको ये लगाना है। और 33 नंबर आता है अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्था द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र एवं 2 राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र। इसमें देखो एक कंफ्यूजन है, काफी तो ये कह रहे हैं कि भाई आपका संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र हो और उसमें आपके 2 राजपत्रित अधिकारियों के सिग्नेचर हो। तो फिर बात ये आ जाती है, आपकी अगर संस्था ने चरित्र प्रमाण पत्र दिया है तो उसमें कहीं पे भी ये ऑप्शन नहीं होता कि आप राजपत्रित अधिकारियों के वहां पर साइन करवा सको। तो आपको क्या करना है, या तो आप अगर करवाना चाहें तो आपके पीछे वाले जो चरित्र प्रमाण पत्र की जो बैक साइड है उस पर आप राजपत्रित अधिकारियों के सिग्नेचर करवा के मोहर लगवा लेना, उनका नाम वगैरह डिटेल वगैरह वो लिख देंगे, वो करवा लेना। अगर आप ऐसा ना करो तो एक तो हो जाएगा संस्था वाला चरित्र प्रमाण पत्र और दूसरा हो जाएगा आपके कोई 2 राजपत्रित अधिकारियों से सिग्नेचर करवा के और उनसे एक स्पेशल बनवा लेना। ठीक है, तो दोनों भी आप इसमें साथ लगा सकते हो। ये हो जाएगा चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब ये भरने के बाद में यहां पे आपको क्या करना है, स्थान, दिनांक, मोबाइल नंबर और नाम और पता, ये आपको यहां पर लिखना है। और ये नाम पता तो आप लिख लेना, ठीक है। बाकी दिनांक और स्थान और मोबाइल नंबर भी आप चाहे लिख देना, लेकिन ये दोनों खाली छोड़ देना। उस टाइम जब डीवी करवाने जाओ ना, उसी टाइम इसको भर लेना, तो वो पता चल जाएगा कौन सी दिनांक डालनी है। उसके बाद में यहाँ पे आपके अभ्यर्थी के 100 सत्यापन हेतु यहाँ पे आपको नाम वगैरह भरने और यहाँ पे हस्ताक्षर करने।
उसके बाद में 100 घोषणा पत्र ये रहे एक साथ, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं स्वयं तथा मेरे पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी। ये एक पेज है, जो भी एक पेज पर अपने 100 घोषणा पत्र बनवाना चाहते हैं वो इस पेज को प्रिंट निकलवा लेना, और ये प्रिंट करके और आप इसको पेन से भर लेना, टाइप करवाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 100 घोषणा पत्र है तो ये एक ही पेज निकलवा लेना सभी के लिए। इसमें कॉमन नंबर डाल देना, जितने भी नंबर पे आप डालो, जैसे 23 नंबर डाल रहे हो तो 23 नंबर डाल देना। इसमें फोटो कॉपी बहुत सारी करवा लेना, सभी को एक साथ लगा देना या तो एक ही लगा देना, जो आपकी मर्जी है वैसे कर लेना। ये इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा इसको भर के और नीचे आपके अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, नाम, आवेदन संख्या, रोल नंबर और स्थान दिनांक फिर खाली छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद में इसको भी आपको भरना है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है कि सादे कागज पर टाइप करें, जो लागू उसको भरें तथा लंबित निर्णित समस्त आपराधिक प्रकरणों का समस्त विवरण अंकित करें। तो ये उनको लिखना है जिन पर कोई भी आपराधिक, अगर किसी पर कोई केस चल रहा है तो उसके लिए, ठीक है। देखो इसमें ये भी लिखा है, अगर आप देखोगे ना ये पूरा वही तो पेज है। देखो अब मेरे ख्याल से मैंने शुरुआत से मैंने ये बोला था कि भाई इसको टाइप करवा लेना है, अलग अलग बनवा लेना है ये 100 घोषणा पत्र। मैंने काफ़ी सुना है कि एक पेज वाला बना ले, लेकिन देखो आप गौर करोगे ना तो यहाँ पे इन्होंने नीचे ये लिखा है, ये गौर करने वाली लाइन है, सादे कागज पर टाइप करें, जो लागू हो उसको भरें तथा लंबित या निर्णित समस्त आपराधिक प्रकरणों का समस्त विवरण भरें। तो इसमें आपको क्या करना है, टाइप करवा लेने अलग अलग से सारे 100 घोषणा पत्र, बेटर रहेगा, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। स्टाम्प पे ना करवा तो सादे कागज पे क्या करवा लेना है, टाइप करवा लेना है, जो मैंने फॉर्मेट अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया था वहाँ से निकलवा लेना, ठीक है। उसके बाद में दस्तावेज सत्यापन दल की यहाँ पे क्या हो जाएगी टिप्पणी, ये आपके लिए नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट इस प्रकार से आपको भरनी है, किसी भी प्रकार की शंका नहीं रखनी है। एक तो आपका ओरिजिनल सेट हो जाएगा और दूसरा आपको वहां पर देना होगा। अब 100 घोषणा पत्र, एक में तो क्या लग जाएंगे, ओरिजिनल लग जाएंगे और एक में फोटोकॉपी। इस एक के अलावा 2 से 3 सेट अलग से तैयार कर लेना आप फोटोकॉपी वाले, जिससे अगर किसी सेट में गलती हो जाए तो वहां पर आप तुरंत वो सेट लगा उसको, इधर उधर आपको फोटोकॉपी के लिए ना भागना पड़े, ठीक है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आपके 10वीं 12वीं मूल निवास, जाति, कॉलेज की मार्कशीट, पात्रता का जो प्रमाण पत्र, उनमें से कोई भी ओरिजिनल आपको नहीं देना, केवल साथ लेके जाना है और इनकी फोटोकॉपी लगेगी। बाकी 100 घोषणा पत्र एक सेट में ओरिजिनल, बाकी में आपकी कॉपी। आय प्रमाण पत्र आप एक में ओरिजिनल लगा सकते हो और एक और में क्या लगाना है, फोटोकॉपी। इस प्रकार से आपका ये रहने वाला है। तो चेकलिस्ट के संबंध में अगर आपका कोई भी और डाउट रह जाता है तो वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।